नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से चेक मिला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिला हुआ चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, वो चेक बाउंस हो गया। बट ऑब्वियसली चेक अगर बाउंस हुआ तो आप कंपनी के खिलाफ 138 का केस दाखिल करोगे। अब केस आप दाखिल करोगे तो कौन सा डायरेक्टर जिम्मेदार है? जो डायरेक्टर ने साइन करी है वो चेक के ऊपर वो डायरेक्टर, या फिर वो डायरेक्टर जो कामकाज के लिए जिम्मेदार है वो डायरेक्टर, या फिर जो डायरेक्टर है जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, जो सिर्फ ऐसे ही मीटिंग में आता है, जो एक्टिवली काम नहीं करता है वो डायरेक्टर? कौन सा डायरेक्टर जिम्मेदार है कि सारे डायरेक्टर जिम्मेदार है वो अमाउंट किए चलते? इसी बात का डिस्कशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे थे। तो ये केस था आशुतोष अशोक करके है इनका, और घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का। अब बात क्या थी कि घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और आशुतोष अशोक इनकी एक कंपनी है। ये कंपनी का आपस में अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए जब आशुतोष अशोक इनके कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तब घरकुल इंडस्ट्रीज ने इनको मदद करी थी। ये मदद की गई थी, और ये मदद के चलते ये सब ने क्या किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। इन्होंने लिखा पढ़ी भी की थी। ऐसा बोला था कि 1-2 साल के अंदर ये सारे पैसे घरकुल को वापस किए जाएंगे। ये सारी बातें भी हो चुकी थी, सारी लिखा पढ़ी भी हो चुकी थी। अब एक्चुअली बात कहाँ पे आ गई? जब रिफंड की बात आ गई तब दिक्कतें आने चालू हो गई थी, क्योंकि घरकुल को लगभग 1,50,19,831 देने थे। 1,50,19,831 जो है वो मिले थे, और वो मिले थे घरकुल की तरफ से। और ये पैसे मिले थे इनको 23 नवंबर 2007 से लेके 12 मार्च 2009 तक के दरम्यान के। अब इतने पैसे उनको मिले थे घरकुल की तरफ से। अब इशू फिर कहां से आ गया? नया इशू। अब इशू ये आ गया था कि अगस्त 2010 को इन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी मैच करी थी और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी चेक किया था। अकाउंट्स कंफर्म हो गए थे। दोनों पार्टी ने एडमिट किया था कि 21 जून 2012 को ही इन्होंने बात करी थी, और 31 मार्च 2012 के बैलेंस शीट में दोनों कंपनी में दिखाया था आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1,49,94,831 का। मतलब इसमें से कुछ पैसे भी दिए रहेंगे घरकुल को। अब बात आ गई थी कि जब एक चेक इशू किया गया था घरकुल के नाम पे 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का चेक घरकुल के नाम पे जब इशू हुआ था वो चेक बाउंस हुआ था। आशुतोष इनकी कंपनी ने एक 10 लाख का चेक इशू किया था, वो बाउंस हुआ था। फिर घरकुल जो है उनको ये जवाब मिला था कि फंड जो है इनसफिशियंट है, इसीलिए उनको डिसऑनर का ऑर्डर मिला था बैंक की तरफ से 4 जून 2012 को। तो जैसे इनको डिसऑनर का ऑर्डर मिला था, इन्होंने नोटिस भी इशू करी थी, और उन्होंने बोला कि ये पैसे हमें वापस करो। जो कंपनी है आशुतोष इनकी कंपनी ने वो पैसे देने को मना किया, जबकि इनको इंटीमेशन दिया था, पोस्टल अथॉरिटीज के थ्रू इनको इंटीमेशन दिया था। अब इन्होंने मना क्यों किया था? तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर जब चेक इशू किया तब ये कंपनी का जो कामकाज है वो संभाल नहीं रहे थे। तो इनके क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे थे? इनका सबसे पहला मुद्दा यह आ रहा था, चेक के पैसे वापस ना देने का मुद्दा यह आ रहा था कि इन्होंने कोई भी ऐसी ऑफेंस नहीं करी है। ये जो है ये कोई भी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो एक्चुअली ज़रूरत होती है। अगर किसी को कोई भी डायरेक्टर को आप चार्ज करोगे तो डायरेक्टर जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो ये आप डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। क्योंकि ये डायरेक्टर्स नहीं थे, ये कोई भी किसी भी माध्यम से ये लायबल नहीं होते, और इनको किसी भी केस में नहीं बुलाया जा सकता। मतलब जो डायरेक्टर, इन्होंने क्या करा था, घरकुल ने सारे डायरेक्टर्स को बोला था कि आप हमें पैसे दो। जो भी डायरेक्टर की लिस्ट उनको मिली थी वो सारे डायरेक्टर्स को बोला था। उसमें से आशुतोष थे। इनका ऐसा कहना था कि मैं जो है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इन्होंने ऐसा बोला था कि मुझे कोई भी ऐसी नोटिस भी नहीं मिली थी
कि चेक डिसऑनर की, और इसी के कारण यहाँ पे कोई भी बातचीत ही नहीं हो रही है। तो इन्होंने ऐसा मना ही कर दिया था कि मैं कोई जिम्मेदारी ही नहीं हूँ, मेरे को कोई बोल ही नहीं सकता है, मैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार ही नहीं हूँ, ऐसी बात आशुतोष इन्होंने बोली थी। वही उनके जो दूसरे वकील है आशुतोष के, उन्होंने भी ऐसा बोला था कि ये जो थे ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, ये कोई भी जिम्मेदार नहीं थे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत, तो अगर डायरेक्टर को आप जिम्मेदार ठहराओगे तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो डायरेक्टर जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो एक्चुअली कामकाज में इन्वॉल्व होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे आप केस नहीं दाखिल कर सकते, ये बात आ गई थी आशुतोष इनके तरफ से। तो घरकुल जो है इन्होंने आशुतोष के ऊपर केस क्यों डाला था, क्योंकि घरकुल इनका ऐसा कहना है कि हमने आरओसी से लीड्स ली थी, हमने फॉर्म 32 देखा था और वहां पे हमें पता चला था कि ये जो आशुतोष है ये डायरेक्टर थे कंपनी के 1 अप्रैल 2007 से, और ये कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार है, और इसी के कारण हमने इनके ऊपर केस डाला है, ये कंपनी के सारे अफेयर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए ये जो है आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये अपॉइंट किए गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो आप ऐसा बोल रहे हो, उनके वकीलों को बोला आप इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल रहे हो, लेकिन हमें आरओसी के पास फॉर्म 32 में हमें पता चला है कि ये जो डायरेक्टर है ये एक्चुअली कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो आपने डिफेंस किया है वो इस केस को कहीं ना कहीं गलत साबित कर रहा है, ये बात इन्होंने बोली थी। अब बट ऑब्वियसली इनको आरओसी के अगर इनके पास प्रूफ था, और आगे इन्होंने ऐसा बोला है कि वकीलों ने कि ये जो आशुतोष है इनके खिलाफ ऑलरेडी सिमिलर टाइप के केस पेंडिंग है, जहाँ पे 10 लाख ऐसे अलग अलग डिमांड जो है पेंडिंग है, जहाँ पे चेक बाउंस हुए हैं, ये बात उन्होंने बोली है। तो चेक बाउंस होने के बाद डायरेक्टर जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कारोबार के लिए जिम्मेदार होता है, जो एक्चुअली कामकाज संभालता है, वो डायरेक्टर जिम्मेदार होता है। अब वो डायरेक्टर जिम्मेदार होता है, वो कहाँ से पता चला इनको, तो आरओसी के बाद से उन्होंने फॉर्म 32 देख के इनको पता चल गया कि ये डायरेक्टर जिम्मेदार है, तो इनके ऊपर लायबिलिटी आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए यही बात बोली है कि ये जो डायरेक्टर है ये जिम्मेदार है, इनके ऊपर जो है जिम्मेदारी आती है पैसा लौटाने की, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो सिग्नेटरी चेक के करने वाले हैं, वो सिग्नेटरी को जिम्मेदार माना जाए कि जो डायरेक्टर है जो सिग्नेटरी नहीं है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये आप कंक्लूजन पे अगर हम जाए तो इसमें हमें समझ में आता है कि जब वो चेक इशू किया था तो जो डायरेक्टर जो है इंचार्ज था और जो डायरेक्टर जिम्मेदार था कारोबार संभालने के लिए, वो डायरेक्टर है, उसका ही जिम्मेदारी आता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 को आप पढ़ोगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 141 के तहत, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो डायरेक्टर है जो इंचार्ज था और जो जिम्मेदार था कारोबार चलाने के लिए, वो डायरेक्टर की ही जिम्मेदारी आती है जो चेक इशू किया है उसके चलते। तो ये बात सामने आई थी, मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने आशुतोष जो है उनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया है, उनके जो एडवोकेट्स है उनका क्लेम रिजेक्ट किया है, लेकिन उनको बोला है कि आप ट्रायल में बता सकते हो कि आप जिम्मेदार क्यों नहीं हो, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केस का जो हियरिंग है वो उन्होंने बोला है कि ऐसे केस बहुत सारे पेंडिंग है जहाँ पे डायरेक्टर जो है उनके रिलेटेड बातें हो रही है, तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम पकड़ा है और ये केस के सारे केसेस के जवाब सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। 22 नवंबर को ये केस की अगली सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है कि फॉर्म 32 पे अगर किसी का डायरेक्टर करके नाम है तो वो डायरेक्टर जो है वो जिम्मेदार डायरेक्टर है कंपनी के कारोबार के लिए, कंपनी के कारोबार के लिए वो जिम्मेदार डायरेक्टर है, तो इसी के चलते वो जिम्मेदार माने जाएंगे जो चेक बाउंस हुआ। तो ये बात सामने आ रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।